हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये है वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड और थर्ड वीक का, अक्टूबर 2024 का। तो इसे पूरा देखिए। और वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और पसंद आए तो लाइक बटन आप दबा देना। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर पहला, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा इसका उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है? उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उपाध्यक्ष हैं। और 16 अक्टूबर को उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ वो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री वो बने हैं। वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, सुरेंद्र चौधरी उनका नाम है। ठीक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन सबको शपथ दिलाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ा दिया है। तो 2025-26 सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी क्या होगा? यहाँ 2025-26 के लिए आंसर होगा 2425 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है। तो किस फसल का कितना बढ़ा है ये आप देख रहे हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। गेहूँ, जौ, चना, दाल, मसूर, सरसों, कुसुम, इन सब का जो एमएसपी है ना वो बढ़ा दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने 16 अक्टूबर को ये 6 रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया है। ठीक है। रबी की फसल क्या होती है? मुख्य तौर पर जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है और कटाई अगले साल मार्च से अप्रैल के बीच में होती है, तो उसको रबी की फसल कहा जाता है। और मुख्य तौर पर यही होती हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम और भी कुछ फसलें होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। ओके, रबी की फसल होगी। अच्छा, खरीफ की फसल भी होती है। खरीफ उनको उस फसल को कहते हैं जिनकी बुआई जून जुलाई के आसपास होती है। ओके। और जो उसकी कटाई है वो ह्यूमिडिटी उसको चाहिए होता है उस समय, ज़्यादा जब तापमान हो, काटते हैं अक्टूबर के आसपास। ठीक है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें होंगी। ओके। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सवाल हुआ यहाँ पर एक और कि केंद्रीय कृषि मंत्री इस वक्त कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा है? नया नाम रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये दरअसल ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो स्टूडेंट्स को के स्किल डेवलपमेंट के लिए है, ताकि रोजगार आसानी से मिल जाए। और ये रायगढ़ के पनवेल में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो रतन टाटा के नाम पर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का तीसरा राज्य जिसने जाति सर्वेक्षण अक्टूबर 2024 में शुरू किया है, आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है। देखिए, इससे पहले बिहार और आंध्र प्रदेश ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराए थे और अब तेलंगाना ने ये फैसला ले लिया है। तेलंगाना लैंडलॉक्ड स्टेट है जो आप देख रहे हैं। इसकी राजधानी है हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है काफ़ी डिटेल में, यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, चाहे ISPCS मेंबरशिप हो चाहे बेसिक मेंबरशिप हो, तो ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। शार्प लर्निंग नाम का एक ऐप है, तो उसी पर ये करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान है और अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में वीडियो के लिंक भी लगे होते हैं, तो आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मामूली सा प्राइस होता है उसका। तो अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा नोएल टाटा। ये सौतेले भाई हैं रतन टाटा के। ठीक है, 67 ईयर के हैं नोएल टाटा, तो अब वो चेयरमैन हो गए हैं। देखिए, टाटा जो समूह है ना पूरा, उसकी एक मेन कंपनी है टाटा सन्स, उसी के अंदर में 100 से अधिक कंपनी है। और टाटा सन्स का जो 66% जो हिस्सा है वो है किसके पास? वो है टाटा ट्रस्ट के पास। ठीक है। तो जो टाटा ट्रस्ट का मालिक है, मतलब चेयरमैन है, वो पूरे समूह का बहुत बड़ा हिस्सेदार हो जाता है, माना जा सकता है। टाटा ट्रस्ट क्या है? टाटा ट्रस्ट जो है ना वो एक
सेवा करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, ठीक है। 66% जो रकम मिलता है ना, जो कमाई का, उस रकम से वो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, लोगों की सहायता करना, ये सब का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? कौन बने हैं उप प्रमुख? आंसर होगा एयर मार्शल एसपी धारकर, ठीक है। क्या नाम है? एसपी धारकर। और उनको किसकी जगह बनाया गया है? तो अमरप्रीत सिंह की जगह बनाया गया है। अमरप्रीत सिंह को एयर चीफ मार्शल बनाया गया है, यानी एयरफोर्स के चीफ बना दिए गए हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेल वित्त निगम यानी IRFC क्या है? IRFC, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर होगा इसका मनोज कुमार दुबे, ठीक है। तो इस सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, स्थापना हुई थी 1986 में, और रेलवे वगैरह के लिए ये फंड जुटाने का काम करता है, ये जो भारतीय रेल वित्त निगम है वो, ठीक है। अब आर्थिक से रिलेटेड कंटेंट लेते हैं, और पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत की थोक महंगाई दर सितंबर 2024 में कितनी रही? आंसर होगा 1.84%, ठीक है। पिछले साल इसी अवधि में जितनी महंगाई थी उससे 1.4% ज़्यादा महंगाई रही। ये थोक महंगाई दर की बात हो रही है, थोक महंगाई दर, ठीक है। तो दरअसल खाद्य वस्तुओं में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से ये थोक महंगाई दर बढ़ गई है। किसने जारी की ये रिपोर्ट? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने ये रिपोर्ट जारी की है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर ऐसा ही सवाल हो कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है, तो NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अक्टूबर 2024 में की, तो 10वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया, तो ये रेपो रेट कितनी है? आंसर है 6.5%। 10वीं बार ऐसा है जब इसमें बदलाव नहीं किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, RBI की होती है, तो 10वीं बार ऐसा हुआ है जो नीतिगत रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया नहीं गया। हालांकि इस दौरान दबाव बहुत था, क्योंकि अमेरिका में जो वहाँ का फेडरल बैंक है उसने अपने रेपो रेट में कमी की थी, तो उससे दबाव था यहाँ पर भी कि यहाँ भी रेपो रेट को कम किया जा सकता है। लेकिन RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अचानक से हमें कम करना भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। महंगाई को हमने काबू किया हुआ है, तो उसको रखें, मेंटेन रखें, ठीक है। आगे देखा जाएगा कि कमी होती है या नहीं होती है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट सिंपल भाषा में अगर कहें, जैसे आप जो लोन लेते हैं ना बैंकों से, इसी तरह से बैंक को भी भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, वो ये लोन लेता है RBI से, तो RBI से जिस रेट पर मिलता है, जिस ब्याज पर मिलता है ना, उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट के ज़रिए RBI जो है ना वो मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके पास एक शक्तिशाली टूल है RBI के पास महंगाई कंट्रोल करने के लिए, रेपो रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, किस समुद्र से उठा खतरनाक हरिकेन मिल्टन अक्टूबर 2024 में अमेरिका से टकराया? एक खास शहर के लिए वो पिछले एक शताब्दी यानी 100 वर्षों में जो तूफान आया था उससे भी बड़ा तूफान था। तो कहाँ, किस जगह पर हुआ है? तो आंसर होगा इसका मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में ये उठा था हरिकेन मिल्टन, और वो अमेरिका से टकराया था। और अमेरिका के जो एक क्षेत्र है, अमेरिका ले चलते हैं, ये प्यारा भारत रहा अपना, और चलते हैं अमेरिका की ओर, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी। तो ये फ्लोरिडा है। तो फ्लोरिडा में ही एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में भी है वो शहर, और यहाँ भी एक अलग शहर है। तो उस जगह पर पिछले 100 साल में आया ये सबसे भयंकर तूफान था। तो ये फ्लोरिडा पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ। और ख़ास बात है ना कि ये जो तूफ़ान है वो ख़तरनाक स्तर 1 से लेकर 5 हो गया एक ही दिन के अंदर में। वो मतलब अजीब सी स्थिति हो गई थी, अचानक से तूफ़ान की जो खतरनाक तीव्रता है वो बढ़ गई थी। आगे बढ़ते हैं और डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे।
भारत और किन देशों के बीच बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तीन ये हो गए और एक भारत। तो ये क्वाड्रिलेटरल ये समुद्री अभ्यास बन गया है मालाबार। तो ये 8 से 12 अक्टूबर 2024 तक ये आयोजन किया गया था। ठीक है, चारों देश इसमें शामिल हुए थे, जो क्वाड देश है ना वो सब इसमें शामिल हुए थे। और ये इंडियन नेवी के द्वारा जो जारी हुआ ये वीडियो है वो मैं दिखा रहा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री, क्वेश्चन नहीं है, सूचना है। रक्षा मंत्री ने 2236 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये सबसे पहले उन्होंने शेरथांग कुपप सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा 74 और यानी टोटल 75 जो है ना वो ढांचागत डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया। ये पश्चिम बंगाल, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख और भी कई, वो तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी ये काम हुआ है। इससे क्या है ना कि जो चीन और पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा है वहाँ पर तुरंत सेना पहुँच सके, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, रोड बनाया गया, पुल बनाया गया, ये सब काम किया गया है। तो ये उद्घाटन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्होंने ये किया। अगला टॉपिक लेते हैं। अच्छा, ये टोटल जो प्रोजेक्ट की लागत है वो 2236 करोड़ रुपए ये है, और इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने किया है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है? आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने ये काम किया है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, और अभी अक्टूबर में इनको सरकारी नौकरी दे दी गई और DSP के पद पर नियुक्त कर दिया गया है खेल कोटे से। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, तो उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते? आंसर होगा 22, टोटल 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं। और अगले महीने नवंबर में जो डेविस कप फाइनल होगा ना, वो इनका करियर का आखिरी इवेंट होने जा रहा है। कहा है इन्होंने, ऐलान कर दिया अभी कि वो आखिरी इवेंट होगा और वो संन्यास ले रहे हैं। 38 ईयर के हैं, स्पेनिश हैं वो। अगला क्वेश्चन, किस खेल की खिलाड़ी दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? आंसर क्या होगा? जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं, भारत के स्टार जिम्नास्ट हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर होगा पंकज अडवाणी। तो जैसे ही ये बिलियर्ड्स की बात आए ना, तो समझ जाना आप कि पंकज अडवाणी है, क्योंकि ज़्यादातर जो भारतीय स्पोर्ट्स जो विजेता हैं बिलियर्ड्स में, वो पंकज आडवाणी ही रह रहे हैं। ठीक है, तो सिंगापुर में ही आयोजन हुआ था सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब का, तो सिंगापुर के ही जेडेन ओंग को हराकर ये खिताब उन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का मेजबान राज्य किसे चुना गया है? आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है कि उत्तराखंड मेजबान राज्य होगा। हालांकि इसकी चर्चा पहले से थी, ऐलान भी पहले एक बार हो गया था, लेकिन ये कब होगा उसका कोई डिसाइड नहीं था। अब डिसाइड ये भी हो गया है कि ये उत्तराखंड में होगा और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 37वां जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल था, नेशनल गेम्स, वो गोवा में आयोजित किया गया था, और 38वां अब उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अवार्ड से रिलेटेड, और क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL उसको अक्टूबर 2024 में किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर होगा महारत्न। ठीक है, तो महारत्न का दर्जा दिया गया है, और ये दर्जा सार्वजनिक उद्यम विभाग देता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है ये। ओके, तो HAL ये दर्जा पाने वाला 14वां ये उपक्रम बन गया है इस देश का।
ठीक है, पहले ये नवरत्न था। ओके, तो ये HAL सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, मुख्यालय बेंगलुरु में है और स्थापना हुई थी 1940 में। ओके, तो अब महारत्न कंपनियों की जो 14 टोटल संख्या हो गई है उसकी पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ONGC हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, और 14वां है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड, और क्वेश्चन होगा यहाँ पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर होगा 105। बहुत ही खराब रैंकिंग ये बताई गई है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बताता है कि किस देश में भूख की कितनी खराब स्थिति है या अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है और इससे पहले भी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी। इस बार हमारा रैंक जो है ना 105वां ये आया है और गंभीर श्रेणी में, यानी बहुत ही गंभीर श्रेणी कहा गया है। ठीक है, और चीन, UAE, कुवैत ये सब समेत 22 देश पहले नंबर पर हैं। ओके, तो ये स्थिति देखने को मिली है। और ये जो है ना हंगर इंडेक्स, ये इन सब चीज़ों पर तय किया जाता है। अंडर न्यूरिशमेंट, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टटिंग। ओके, और जो येलो में देख रहे हैं उन सब की हालत ख़राब है। उसमें अपना प्यारा भारत भी है जिसकी भूख की स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही ख़राब बताई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थित संस्थानों में 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए, वहाँ स्थापित करवाया। तो इसका नाम क्या है सुपर कंप्यूटर का? आंसर का परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन अक्सर सुपर कंप्यूटर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे जाते हैं। पिछली बार भी कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, मुझे बिल्कुल याद है। ठीक है, तो यहाँ सवाल होगा कि कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो ये पूरी लिस्ट भी देख रहे हैं आप। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटेड सेंटर में IUAC में स्थापित किया गया। पुणे में जॉइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप वहाँ पर स्थापित किया गया। और कोलकाता में SN बोस सेंटर वहाँ स्थापित किया दिया गया। ठीक है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को। ओके, आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। तो उन्हें इनमें से कौन सा सम्मान मिल चुका था? आंसर का पद्म विभूषण। क्या नाम? पद्म विभूषण। ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में और उससे पहले सन 2000 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे रतन टाटा। पूरा नाम था रतन नवल टाटा। तो उनका निधन हो गया 86 ईयर की उम्र में 9 अक्टूबर को। उम्र संबंधित बीमारियों से वो जूझ रहे थे। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1937 में। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन किस शहर में अक्टूबर 2024 में आयोजित हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया? आंसर होगा वियंतियाने। कहाँ पर है ये? लाओस की राजधानी है ये वियंतियाने। 19वां ये ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन था और ये आसियान संगठनों का ये कार्यक्रम था। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो उसके द्वारा ये आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस बार की थीम थी कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। ओके, तो ये वहीं पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया और उसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इनवाइट किया गया था। आसियान का सीधे तौर पर मेंबर भारत नहीं है, लेकिन इनवाइट किया गया था। जिस तरह से G7 की मीटिंग होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर को आमंत्रित किया जाता है, इसी तरीके से। और ये एक समिट भी था, सम्मेलन भी था, इसलिए भी वो पहुंचे थे वहाँ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करते हुए।
तो आसियान देश कौन कौन से हैं? ये जो कलरफुल देश देख रहे हैं, ब्लिंक हो रहा है, वो है आसियान कंट्री। ठीक है, ये रहे आसियान कंट्री। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस शहर में अक्टूबर 2024 में हुआ है? अब ये देखिए, एक तो वो 19वां कार्यक्रम था अलग, और ये भारत आसियान एक शिखर सम्मेलन समिट थे। इसका भी आंसर होगा वियंतियाने, ये लाओस की राजधानी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा डिटेल बताएंगे। क्वेश्चन होगा 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने सूत्रीय योजना का ऐलान किया है? आंसर होगा 10 सूत्रीय योजना का ऐलान उन्होंने किया। ठीक है, तो ये क्या क्या है 10 सूत्रीय योजना? एक तो आसियान भारत पर्यटन वर्ष मनाया जाएगा 2025, यानी अगले साल को घोषित कर दिया जाएगा। एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक का जश्न मनाया जाएगा। महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। शैक्षिक छात्रवृत्तियां जो चल रही हैं उसको बढ़ाया जाएगा, दोगुना किया जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियों को। व्यापार समझौते की समीक्षा की जाएगी और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, 25 तक आपदा लचीलापन, यानी जो आपदाएं आती हैं उसको लेकर भारत जो है ना वो मदद करेगा, और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद प्रदान करेगा भारत आसियान देशों के लिए। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी लगातार, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो सके। साइबर नीति वार्ता होगी, जो साइबर सिक्योरिटी है उसको लेकर। हरित हाइड्रोजन कार्यशाला का आयोजित किया जाएगा, यानी ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप होगा, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़े किस तरीके से। और जलवायु लचीलापन पहल, इसके तहत माँ के लिए एक पेड़ लगाओ, ये अभियान आसियान में भी शुरू किए जाएंगे। ठीक है, आसियान में। अब आगे बढ़ते हैं और ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये आयोजन मतलब ये स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है। ये 5 अक्टूबर को उन्होंने ये विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है। 5 मंजिल बिल्डिंग है और बंजारा समुदाय को लेकर ये समर्पित है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। आंसर होगा 14 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। ये है थीम। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 13 मई और 14 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जाता है। 13 मई और 14 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। और थीम क्या है? कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। ठीक है, कीटों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सफ़ेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 अक्टूबर को। और थीम है सौजन्य, अंधेपन का नियम, कॉर्सी रूल ऑफ ब्लाइंड्स। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो होगा 16 अक्टूबर को। और थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। ये है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 13 अक्टूबर को। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो होगा 13 अक्टूबर को। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व गठिया रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अक्टूबर को। और थीम है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। क्या है? सूचित विकल्प बेहतर परिणाम, ये है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक सेना दिवस यानी टेरिटोरियल आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो है 9 अक्टूबर को। और थीम है विभिन्न देशों में संचार को सक्षम बनाने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए 150 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। और थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क, मतलब कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य
ये बेहतर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2024 में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 10 अक्टूबर को। और थीम है बच्चों अपनी आँखों से प्यार करो। ये है थीम, बच्चों अपनी आँखों से प्यार करो। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। और थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, ये है थीम। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड और थर्ड वीक का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।